धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी दिलचस्प खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अमेरिकी मीडिया ने जो खबरें छापी हैं, उससे तो ऐसा लगता है सर कि जो कैप्टन है सुमित जायसवाल, उन्होंने सब कुछ किया धरा था, उन्होंने स्विच बंद कर दिया था फ्यूल सप्लाई का। ये खुलेआम बदमाशी है। अभी तक पूरा जो भी था, अब जो भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था या वॉइस रिकॉर्डर था उनके पास है, और चूंकि बोइंग उनका बहुत बड़ा कंपनी है और बोइंग के साथ कई हादसे, कई गड़बड़ियां हुई हैं हाल फिलहाल और पिछले 4-5 सालों में, उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बोइंग के हटने का मतलब है उसी तरह का आघात लगेगा जैसे कि यदि वॉर इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, किसी न किसी कारणवश दुनिया में शांति छा जाए। तो जहां तक इसकी बात है, यह छोटे मोटे अखबार पत्रिका नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट है, और ये कहते हैं कि कैप्टन ने जानबूझ के बंद कर दिया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट ने पूछा कि क्या आपने बंद किया, तो इन्होंने कहा हमने नहीं बंद किया है। मतलब कैप्टन जिसके पास हजारों घंटे हैं, जो इंस्ट्रक्टर है उसका कई वर्षों से फ्लाइंग कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा? कोई कारण नहीं बनता है। इस पे जो विरोध जो किया गया है, FIP फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, उसने कहा कि यह बदमाशी है, गलत चीज है। यहां तक कि उनके तरफ से एक तथाकथित रूप से सिविल एविएशन की एक्सपर्ट है, महिला है, उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गलत बात है। मेरी शिवो करके नाम है उनका, यह बिल्कुल गलत बात है, सोसाइटी कोई थ्योरी नहीं है, और वॉल स्ट्रीट जो है सो अफवाह फैला रहा है जानबूझ के। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि बड़े पूंजी के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि भी तुम्हें जरूरत क्या पड़ी इस तरह की चीजें बदलने की, यानी नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। तो यह बहुत ही घिनौना हरकत है WSJ का, और जो दूसरे भी उनके भी जितने मीडिया हैं। जी, WSJ का अपनी रिपोर्ट में यह कहना कि जब एक कैप्टन ने पूछा कि तुमने क्यों बंद कर दिया, तो जिन्होंने पूछा वो तो बेचैन नजर आ रहे थे, लेकिन जिनसे पूछा वो बड़े शांत नजर आ रहे थे, यानी वो चाहते थे कि लोग मर जाएं। तो वो जो टोन पढ़ने की कोशिश कर रहा है WSJ, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? टोन क्या, वैसे कैप्टन का है, और कोशिश यह करनी चाहिए। देखिए, मैं भी चूंकि पायलट रह चुका हूं, और बेसिक ट्रेनिंग में मैंने पुराने जमाने की फाइटर ट्रेनिंग के रूप में पोलैंड का था, इसका उस पर फ्लाइंग किया है। तो जो काफी ट्रेनिंग का हिस्सा हो, तो उसमें यह भी है कि इमरजेंसी हो, यदि तुम पैनिक करते हो, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी हुआ जिसमें तकरीबन हम लोग मारे जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन हम लोग बच गए। उस हालात में तुम पैनिक करते हो, यानी हड़बड़ा जाते हो, बेचैन होते हो, तो जो भी सही काम हो सकता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बचने की जो भी संभावना 1% वह भी खत्म हो जाएगा। वैसे हमें यह भी मालूम है कि दोनों पायलट ने मिलकर इंजन को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश की। फर्स्ट इंजन स्टार्ट भी हुआ, लेकिन समय नहीं था जब तक वो पिकअप करता, तब तक तो यह क्रैश हो ही चुका था। उन्होंने मेडे कॉल दे दिया गया था, दूसरे का रिस्टार्ट करने का समय नहीं मिला। यदि 10 सेकंड और मिलता तो पहला इंजन इतना पावरफुल है, एक ही इंजन, कि वह स्टार्ट होकर फिर से फ्लाइट को ऊपर उठाने की दिशा में करता रहता। तो यह कि इसलिए कि बड़ी शांति से है, तो प्रशंसा की बात है कि अंतिम समय में भी पूरी हिम्मत लगा के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आत्महत्या का बात होता तो पहले की कुछ और चीजें होती, घटनाएं होती, चीजें बताते, और वह इतने जो एक्सपीरियंस्ड पायलट है, जबरदस्ती अपने फर्स्ट ऑफिसर और बाकी सब पैसेंजर को मार दे, इसकी कोई संभावना नहीं बनती। यह झूठा बेहुदा आरोप है। जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, और ऐसे ही शब्दों में इसके बारे में बात होनी चाहिए कि ये असल में बड़ी पूंजी के दबाव में बचाने की कोशिश की जा रही है बोइंग को, और मीडिया यही काम पे लगा हुआ है, उसको कुछ बचा नहीं है। अगली खबर बांग्लादेश से है। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 हिंदू छात्रों को मार दिया गया है। यहां पर छात्रों का फिर से पिछले साल की तरह बवाल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, सेना सड़कों पर आ गई है, गली गली में टैंक घूम रहे हैं। जानकारी क्या है, सच्चाई सर?
देखिए, तकरीबन साल भर हो गया तथाकथित रूप से बांग्लादेश में क्रांति को, और शुरुआती दौर में ही हमने कहा था कि यह क्रांति वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल। बल्कि अमेरिकी पूंजी इसमें लगा हुआ है, अमेरिकी दिमाग लगा हुआ है, और यह बदलाव कर रहे हैं। और वहां के चुने हुए प्रधानमंत्री, भले ही जितनी तानाशाह रही हो, जो भी रही हो शेख हसीना, उनको भागना पड़ा। हालांकि उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, और अमेरिका में बैठे हुए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है या क्या मिला है, उनको लाके यहां का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री सीरिया साहब। में किसी को ला, जी, लाके प्रधानमंत्री। बिठाया गया है। प्रधानमंत्री, चलिए प्रधानमंत्री, हाँ। तो सीरिया की बात छोड़े, यहां पर जहां तक दो हिंदुओं की बात है, कई और लोग भी मारे गए हैं, केवल इतना ही नहीं मारे गए हैं। उसमें तथाकथित रूप से ये, मतलब वास्तव में कहें तो लड़ाइयां जो चल रही है वास्तव में, वो जी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात एक तरफ है जो कि सत्ता में आना चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं आज की स्थिति की, और दूसरी तरफ शेख हसीना के जो समर्थक हैं, और तीसरी तरफ वैसे युवक भी आ रहे हैं, छात्र, युवा नेता जो हैं, जो कि कह रहे हैं कि भाई 1 साल हो गया। वो वामपंथी भी हैं या वाम की तरफ झुकाव वाले वैसे लोग भी आ रहे हैं, कहे तो न्यूट्रल है इन दोनों पार्टियों से अलग, कि जो तुमने दावा किया था, वादा किया था कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, कहां गई हमारी नौकरी, कहां गई हमारी शिक्षा। इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ दूं, तो अमेरिका ने अभी तक 10% इनके ऊपर टैरिफ रेट था, उसको बढ़ा के 35% या उसके अलावा 35% कर दिया। यानी जो एक टी शर्ट, मान लेते हैं कि जो बांग्लादेश बांग्लादेश का गारमेंट का बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट होता है, जिसके आधार पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है, वियतनाम और चीन का टक्कर देता है, बहुत मतलब बखूबी बहुत बढ़िया होता है। तो अब जो एक टी शर्ट मान लेते हैं कि 10 से $11 मिलता था, वो अब $13 से $14 हो जाएगा। यानी यह नहीं होगा कि अमेरिकी जनता खरीदना बंद कर देगी, बल्कि वह वियतनाम और चीन से लेगी कि वह भी अच्छे मटेरियल बनाते हैं और सस्ता में मिल जाएगा, क्यों इनका खरीदेंगे। बिल्कुल। और सब मिला के इकोनॉमिक हवाइयां जो उड़ रही है तथाकथित रूप से, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमी को बढ़ाया था ग्रामीण बैंक में, जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, अब वह सब हवा निकल गया है। तो इस मारे जाने में जो भीड़ में जो हंगामा कर रहे हैं, उसमें वहां के हर छात्र थे, 2 हिंदू छात्र मारे गए। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कम्युनल अभी है। पहले वाले शुरुआती दौर में कुछ कम्युनल एंगल नजर आ सकता है, मैं इंकार नहीं करता हूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यह पूरा का पूरा जो है सो बांग्लादेश की स्थिति के खिलाफ है। जी। ये हमारे मीडिया की हेडलाइंस हैं जो चल रही थी, जिनको मैंने आपके सामने रखा और जिस पर आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजें बताई। लेकिन अब इसी के साथ एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूं सर। चाइना के ज्यादा करीब दिख रहे हैं, अमेरिका ने इनको बैठाया पिछले साल तख्ता पलट करके। अमेरिका से शायद इनकी बन नहीं पा रही है, इसलिए अमेरिका जो है बांग्लादेश के ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। क्या इसी वजह से जो ये बवाल शुरू हुआ, फिर से अमेरिका ने करवाया है क्या? इस टैरिफ की जहां तक बात है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही मतलब है कि जो उसका अधिनायकत्व तो पूरे विश्व में जो उसको बाजार से खत्म हो रहा है, उस पर फिर से अधिकार कर रहा है। इसी बांग्लादेश के संदर्भ में बता दूं कि टैरिफ में यह भी आता है कि जो बेसिक जो तुम रुई धागा वगैरह वगैरह खरीदते हो, जिससे कपड़ा बनाते हो, जो भी रॉ मटेरियल है, उसका 70% बांग्लादेश चीन से लेता है। अब अमेरिका कहता है कि तुम टैरिफ चाहते हो कि हम घटा दें, 10% तो रहेगा, कुछ और बढ़ेगा, तुम जो माल चीन से ले रहे हो अमेरिकी कंपनी से लो। गजब। और इसके लिए बांग्लादेश नहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि उसका चीन का साथ चाहिए, क्योंकि उसकी सत्ता बनी रहेगी तो उसे दिखाना है कि भारत को वह लाल आंख दिखा रहा है, इसलिए चीन से जा रहा है। इसलिए आज केवल एक ही फैक्टर में किसी भी देश किसी व्यक्ति में जाए तो बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे में घुसा रहे हैं। अमेरिका इस हालत में संभवतः नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जैसा बवाल हो कि जो भी सत्ता वो खड़ जाए और कहीं वास्तव में जनता वाली सरकार आके खड़ी हो जाए। वामपंथी की भी इतनी ताकत नहीं, लेकिन फिर भी न्यूट्रल पावर आके खड़ी हो जाए तो अमेरिका की हालत और भी खराब होगी। अमेरिका नहीं चाहेगा, और यदि चाहता है तो लिमिटेड, यदि आप आग लिमिटेड लगाते हैं तो आपके बाप का वो थोड़ी है कि इतना ही आग लगा के रुक जाएंगे, वह फैलेगा, क्योंकि वह जनता को पकड़ रहा है, पूरे आम समाज को पकड़ रहा है। और कितना भी हिंदू मुस्लिम वहां पे कर लो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आम जनता खड़ी हुई तो उसे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर चाहिए, और विदेशी पूंजी से और दबदबा से मुक्ति चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो शेख हसीना देश छोड़कर भागी हैं, हो सकता है उनकी कोई डील किसी
दूर बैठे हुए बड़े देश के शासकों से हो गए और उसी के चलते पूरा बखेड़ा चल रहा हो। यहां मैं आपसे एक टिप्पणी और चाहता हूं। मार्क रूटो, कल आपने उसकी टोन देखी होगी, ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचा, कह रहा है कि जो रूस के साथ कारोबार कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। उसका ये बोलना ट्रंप के बगल में खड़े होकर एक नोटो चीफ के तौर पर, क्या वो धमका रहा है? एक तरफ तो धमका रहा है और दूसरी तरफ अपनी कहें तो बेहयाई दिखा रहा है, बेशर्मीपन दिखा रहा है। उसको डैडी भी कह रहा है ट्रंप को। और अपने देश के नागरिकों को पता नहीं किस रूप में वो चेहरा दिखा पाएगा। हम्म। हालांकि आजकल अधिकांश देश के नागरिक इससे बड़े खुश होते हैं कि हमारा राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ट्रंप से जाके हाथ मिलाया है, उसके पहले जो भी शासक रहे उनसे हाथ मिलाया है, गले मिला है, उसके सामने हा हा हंसा है। तो यह सब चीज तो है ही है। हालांकि चीन ने खुलेआम रूप से जो धमकी दी है, सेकेंडरी जो रोक लगेगा, बंदिशें लगाएगा अमेरिका, उसमें वह है कि जो भी रूस के साथ काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उस पर भी लगेगा। उसमें चीन, ब्राजील और भारत के ऊपर धमकी दी है मार्क रूटो, जिसकी आप बात कर रहा है। तो भारत चुपचाप है, ब्राजील ने इसका विरोध किया कि तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। भारत एकदम चुपचाप खामोश है, भारत की एक भी आवाज नहीं निकल रही अंदर से, जो भी बातें हो रही हो। और यह हम जनता के लिए सवाल उठाता है कि हम्म। क्या हम सही मायने में क्या एक सार्वभौमिक देश है। क्या ये ब्रिक्स के खिलाफ साजिश नहीं लगती है आपको सर? साजिश ने तो खुलेआम धमकी दे रहा है। मैं ब्रिक्स का इसमें नाम नहीं लिया तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, ये 3 देश की गिनती हो ही गई। रशिया से लड़ ही रहा है। तो मतलब जो बेसिक ओरिजिनल ब्रिक्स के थे हो गए, अभी जो 9, 10 से 11 है वो सब है जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की स्थिति पता है। हम्म। तो ट्रंप ने तो खुलेआम कहा है कि भाई ब्रिक्स के करके आप हमारे अमेरिकन डॉलर को हम्म। दरकिनार कर रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो बिल्कुल। खुलेआम कर रहा है। तो ब्रिक्स उसके अगेंस्ट में जो खड़ा हो रहा है, कब तक कितना ताकतवर होगा, और उसमें जो पांव जो अधिक डगमगा रहे हैं, उसमें दुर्भाग्यवश हमारे देश का ही है उस दबाव के खिलाफ। ठीक है। जी। कल हमने बात की थी अफगानों को लेकर के, वहां की अदालत ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है, और ये वो अफगान हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए अपने देश के खिलाफ काम किया था, और अमेरिका ने उनको ले जाके वहां बसाया था, और आज उनको वहां से उठा के फेंका जा रहा है। आज खबर आ रही है ब्रिटेन से, यहां का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहा है कि हम अफगानों से माफी मांगते हैं। क्या यहां पर भी अमेरिका जैसे अफगान हैं क्या सर? नहीं, जब यूएसए की सेना भागी और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भागे, तो ये हमें पता है कि ये लोग गए थे। इसमें यूके का भी बहुत बड़ा कंटिंजेंट था फौज का। और इन लोगों ने भी हायर किया था अफगानियों को, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो इनके लिए काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक, इंटरप्रेटर, इंटेलिजेंस, और लड़ने के लिए भी चौकीदारी का भी काम बेचारे करते थे। तो उस समय भागते वक्त भी इन्होंने करीब 20 से 40 हजार अफगानियों को अपने यहां लाया था और इनको शरण दी थी कि ठीक है, तुम इंग्लैंड के नागरिक बन सकते हो, रह सकते हो। लेकिन 2023 में फेसबुक पर यह एक इनके नाम सहित, परिवार के सहित, बीवी सहित और कई अन्य चीजों के साथ ये आ गया था, जिसमें फेसबुक को पता चला तो उसने उसको रोक दिया। लेकिन सितंबर 2023 में कुछ और एक रिव्यू हुआ और उसे फैला, और बड़ा मतलब खतरा हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान के जो चमचे हैं या दूसरे लोग हैं या इनका बचा हुआ परिवार जो अफगानिस्तान में बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कर करा के तब जाके एक सीक्रेट डील हुआ इन अफगानियों के बीच जो इंग्लैंड में है, और उस समय टोरीज थे सत्ता में, कि भाई हमें फिर से यहां सटा के वहां करो। बेचारे भाग रहे हैं अफगानिस्तान से, कहीं और भागे, इंग्लैंड में, इंग्लैंड से एक दूसरे जगह भाग रहे हैं। और ये सब हो गया, तब जा कहा कि आप प्रदर्शित कर चुके हैं, तो एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कहा माफी चाहते हैं कि आपका भंडा फूट गया। तो चलिए, इस माफी का मैं विरोध नहीं करता हूं, ठीक है, माफी मांगने लायक काम आपने किया हुआ है, तो सही बात है जी। माफी मांगनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों का। वैसे एक बड़ी खबर इस वक्त अभी आ गई है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा धमाका किया है बीएलए ने, और वहां के 29-30 फौजियों को मार दिया है। लेकिन उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मीडिया उस खबर को लेकर जश्न मना रहा है, जबकि किसी भी देश की कोई फौज और अगर पुलिस मारी जाती है और कोई आतंकी वारदात उसको अंजाम के जरिए दिया जाता है, तो क्या उस पर जश्न मनाना चाहिए कि नहीं? लेकिन जो मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है ईरान के पाकिस्तान में मौजूद राजदूत से जुड़ी हुई। इन पर किडनैपिंग का आरोप क्यों लग रहा है सर? यह भी पुराना केस है। यह जो है सो 7-8 साल का पुराना केस है, और ईरान की ही जगह में ये अमेरिकी
नागरिक थे वहां पर आके रुके हुए थे, टिके हुए थे, और अचानक वो वहां से गायब हो जाते हैं। हम्म। तो उस पर आरोप था कि ईरान के जेल में है, हालांकि ना पता चल पाया ना कुछ हो पाया। इनकी परिवार भी पूरी कोशिश करती रही, इनकी पत्नी भी कोशिश करती रही, और अमेरिका का बार बार आरोप था कि ये जो अभी मोहम्मद जो भी हैं, हम्म। इन्होंने उस किडनैपिंग में अपने दो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ, यानी ईरान के अफसर के साथ हम्म। इनको किडनैप किया था। हालांकि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब ईरान के अंदर हैं तो किडनैप का खुलेआम वहां की पुलिस पकड़ के जा सकती थी, हम्म। उनके ऊपर केस कर सकती थी। हम्म। लेकिन यदि किडनैप ना भी हुए तो गायब कहां हो गए। और हम्म। अंततः अभी एक दो दिन पहले आके उनकी फैमिली ने कहा कि हम मान लेते हैं कि वह अब खत्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, संभवतः कुछ मिला भी होगा। और इनका कहना है कि वहां के जेल में ही ये मरे गए हम्म। इतने सालों से रहते रहते, हम्म। और इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर सारी बंदिशें तो लगा ही दी गई है, हम्म। एफबीआई के सबसे ये लोग हॉट लिस्ट में है कि इनको पकड़ा जाए हम्म। और वो जो भी हो किया जाए। तो ये अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा है, कितनी सच्चाई है मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये स्थिति बनती है। और वह भी जो थे सो एफबीआई के वैसे बाय द वे एजेंट ही थे, हम्म। रॉबर्ट लुइसन ठीक जी। है। एक तरफ जो है कि बहरीन के शहजादे प्रिंस राजकुमार जो भी कहना चाहें वो पहुंचे हुए हैं अमेरिका, ट्रंप उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ईरान जरूर हमसे बातचीत करने के लिए तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। ये एक पहलू चल रहा है। दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली खामनाई हैं जो सार्वजनिक संबोधन देकर अपनी जनता को बताने की कोशिश करें कि देखो जब हमने कतर में मारा तो अमेरिका ने तुरंत जंगबंदी कर ली। दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? जहां तक सुप्रीम लीडर की बात है, वो सामने आया है, पब्लिक के बातचीत की है, तो एक तो यह भी दिखाने की कोशिश है कि भाई हमने जो किया वो सही था और अब जो कर रहे हैं सही है, और हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए हैं, दोबारा हिम्मत नहीं है कि हाल फिलहाल पर हम पर आक्रमण करेंगे, देखो मैं भी सामने आ गया हूं। और इस पे ये कहना कि अमेरिका डर गया कतर में आक्रमण के बाद से, हम्म। हालांकि कतर में जो आक्रमण हुआ वो कतर सरकार को पहले बता दिया गया था, और ईरान के ही आदमी ने कहा था कि हम्म। इसलिए हमने बताया कि वहां के जो सिविलियंस है वो ना मारे जाए, तो उसमें कोई भी आश्चर्यजनक चीज नहीं था। जबकि सरप्राइज एलिमेंट बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है हम्म। किसी भी दो आर्मी के बीच में लड़ाई का। तो चलिए इस पर हम ज्यादा बात ना करें। जहां तक बहरीन के प्रिंस हैं, उन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर पावर का सिविल इस्तेमाल यानी शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने का। हम्म। अमेरिका चाह रहा हम जगह हर जगह हम ही आए। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान जो अभी तक अमेरिका के बीच बीच में खिलाफ करते थे, बाइडेन का फोन नहीं उठाते थे, वह भी इसके कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे। हम्म। कतर के साथ साथ बाकी लोग पहुंच रहे हैं। हम्म। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं इन सब के बहुत चहेता बन गए हैं, सबके बाप बन गए हैं। भले ही वह रूटे हों या मिडिल ईस्ट के हों, और सब कुछ करवा रहे हों। और इनके साथ साथ उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा कि मिलने की जल्दी नहीं, यह भी कहा कि बड़ी अच्छी गुड न्यूज होने वाली है। अभी तक जो शांति हो रहा था हमास और आईडीएफ की नहीं हुआ, लेकिन गुड न्यूज होने वाली है क्योंकि कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। हालांकि बोलने का बहुत शौक है ऐसे ऐसे तानाशाह फांसीवादियों को, जिनका ज्ञान जनरल नॉलेज भी बड़ा पुअर होता है, लेकिन बोल सकते हैं और लगातार बोलते रहते हैं, चाहे झूठ हो, चाहे गलत हो, चाहे जो भी हो। जी। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से ये तमाम लोग अमेरिका दौड़ रहे हैं, ट्रंप से मिल रहे हैं, गाजा को लेके कोई बड़ा परपंच रचा जा रहा है? क्या जो बातें अभी कुछ दिनों से चल रही थी कि इसराइल को बहुत सारे ऐसे देश भी मान्यता देने जा रहे हैं जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है, कुछ बड़ा घट रहा है क्या सर? जंगबंदी की आड़ में कोई बड़ा खेल चल रहा है क्या? देखिए, जब 8 अक्टूबर को हमास ने आक्रमण किया था, उसी के 1 या 2 दिन बाद 9 या 10 अक्टूबर 2023 में सऊदी अरबिया का संबंध इसराइल से फिर होने जा रहा था। इस आक्रमण के कारण गड़बड़ा गया, और बाकी सारे दूसरे देश जो आते, जो इन्होंने एकॉर्ड बनाया हुआ था ट्रंप के पहले राष्ट्रपति के काल में, अब्राहम और वह अकॉर्ड। एकॉर्ड अब्राहम एकॉर्ड या एग्रीमेंट जो था उसके तहत बहुत सारे देश आने थे, वह सब ठाए ठाए फुस हो गया। एक तरह से कहें तो हमास मान लेते हार भी जाए, तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट में जो एक नया वातावरण बनाया है, पूरे वर्ल्ड में बनाया है, जिसमें यहां तक कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ, जायनोवाद के खिलाफ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कि हम क्रांतिकारी अभी परिस्थितियां नहीं देख रहे, वह भी आएगा।
उस हालात में ये लोग जो भी दौड़ रहे हैं, अमेरिका जो भी कर रहा है, इनकी हवा नीचे से निकल रही है। तो जहां तक गाजा पट्टी की बात है, इसकी हमने बहुत चर्चा की है कि उसमें नया रिवेरा बनाने की बात कर रहे हैं वहां के लोगों को। अभी देखिए, मतलब इसके बावजूद की हो रहा है, जो गाजा फूड प्रोग्राम है इनका, जो अमेरिका और इसराइल की मदद से एक तरह से फंसा रहे हैं कि आओ यहां पे, और अभी अश्रु गैस चला के करीब 18 या 20 बेचारे बच्चों और औरतों को मार दिया। बिल्कुल सर, इस ढंग से मारा, हर तरह से मारे जा रहे हैं। मतलब इतना घिनौना जघन्य अपराध है जिसका कोई ठीक नहीं। और इस पे अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है कि हम लोगों को, दुनिया के लोगों को, हम जो काम कर रहे हैं गाजा में, लोगों को खाना दे रहे हैं, कुछ लोग मर गए तो क्या हुआ, दुनिया के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं कुछ बिल्कुल शब्द नहीं निकल रहा है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शब्द बयान नहीं किए जा सकते हैं इतने निकम्मे नाकारापन पर। और शब्द मैं भी खुद से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, हालांकि मेरे अंदर कुलबुला जरूर रहे हैं कुछ शब्द। खैर, कोलंबिया में जो है ग्रुप के लोग जुटे हैं, जहां पे फ्रांसिस्का अल्बनीज भी हैं, और आपने अभी कहा कि पूरी दुनिया में जायनिस्ट के खिलाफ, जायनीवाद के खिलाफ लोग एक हो रहे हैं, क्या उसी दिशा में ये एक मीटिंग है, या सिर्फ गाजा तक और गाजा में जो हालात हैं वहीं तक सीमित है? यदि वास्तव में ये उभरता है, फ्रांसिस्का अल्बानीज, जिसकी हम्म। हमने चर्चा कल की थी, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रिपोर्टर है, हम्म। और जो अभी समिट हुआ है कोलंबिया में, जिसकी आपने कही बोगो समिट के नाम से, बोगोटा उनकी, उसकी राजधानी है बोगोटा समिट। हम्म। और हालांकि जो इसमें देश शामिल हुए, 8-10 ही हुए हैं, 12 देश हुए, जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं, आज नहीं जाऊंगा उसके विस्तार में। हम्म। और हालांकि बुलाया था इन्होंने 30 से अधिक, बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। हम्म। कोई अंतर नहीं पड़ता। जो इन्होंने नया चीज किया है, पॉलिटिकली एक नए शुरुआत करने की कोशिश की है। हो सकता है इसको दबाया जाए, जो जियोनिस्ट रेजीम का जो बंदे घुसे हुए, अमेरिका जो घुसे हुए, दबाव डाल के, जब तक ट्रंप है। लेकिन यदि वास्तव में ये देश और इस देश के नागरिक उठते हैं, तो गाजा तो बहुत छोटा सा उसका एक हिस्सा होगा। डायरेक्ट गाजा फ्रंट में है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, और जायनोवाद के खिलाफ, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कहीं हो, और ऐसे राजा हम्म। जो भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, जो आपके जॉर्डन के हो या सऊदी अरबिया हो, जो भाग के दर रहे, ओमान वगैरह हो, जितने भी 1 दर्जन के आसपास जो है, हम्म। इन सब की हवा ही नहीं निकलेगी, बल्कि पूरे अफ्रीका। और इसका असर, चूंकि यह कोलंबिया में हो रहा है, पूरे लैटिन अमेरिका। और उन्होंने एक डिमांड की है, एक आह्वान किया है, डिमांड ने आह्वान किया है, एक नारा दिया है कि ग्लोबल साउथ कहां है। जो हम्म। अभी तक ईस्ट वेस्ट हम लड़ते थे पूरी दुनिया में, अब वह नॉर्थ बनाम साउथ, यानी उत्तर बनाम दक्षिण, यानी बहुत अच्छा। अमेरिका और वो सब उसकी बनाम दक्षिण, जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, हम भी हैं, भारतवासी हैं। ठीक। तो बहुत अच्छा। ग्लोबल साउथ को जो आह्वान किया है, क्या हम हम्म। सोचेंगे इस पे, क्या हम बढ़ेंगे, क्या हम्म। वैसे राजाओं को, राजा ही बने पड़े हमारे, जो हमारे दुश्मन है और अमेरिका उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। ठीक है। यदि इसको थोड़ा हवा मिलता है, तो बहुत बड़ा अच्छा चीज होने कदम। वाला है, जैसे क्या जी। इसी कदम के जवाब में आनन फानन में गाजा पर यूएनएससी की मीटिंग बुला ली गई कल? यूएनएससी की मीटिंग अब इतने होते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मीटिंग किसके लिए। हम्म। अभी जो इमरजेंसी मीटिंग जो होने वाली, जो बुलाया है इन्होंने, वो सीरिया के ऊपर भी है, गाजा के ऊपर था ये जो आपने हाँ, कहा, बिल्कुल। क्योंकि सीरिया पर इजराइल अटैक कर रहा है। जी। अब भला बताइए, सीरिया एक स्वतंत्र देश है, तथाकथित रूप से जो भी है, और उसकी अपनी देश की नीति, विदेश नीति है। मानता हूं कि ड्रूज मिलिशिया पे जो भी है, और सुवेदा नामक जो उनका राज्य है, जो उनका जो कहते हैं वो चलता है, उनका अपना प्रजातंत्र है, अपना तौर तरीका है, हम्म। अपना उनका धर्म है। और उसके खिलाफ जो अभी एचटीएस का नया रूप जो बन गया है, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस, एसएटी, जो टेम्पररी वाला है, कुछ इस तरह बना है, वो जाके आक्रमण करते हैं और 90, 95 या 100 से अधिक लोगों को मार देते हैं। वास्तव में कितना मारा हमें पता नहीं, जो कुछ लाशें मिली हैं, और इधर से मरते हैं। और ये जो है सो ड्रूज मिलिशिया को बचाने के लिए यहां पे इजराइल का एयर अटैक होता है। और इजराइल एक तरह से कहें तो, मतलब एक बताना चाहता है इन लोगों को, एक मैसेज देना चाहता है कि ड्रूज के साथ हम हैं, जबरदस्ती। ड्रूज के साथ बिल्कुल नहीं है। साउथ सीरिया में ये लोग घुस गए, बिल्कुल। और वहां पे ड्रूज का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर रहे हैं, गोलन हाइट के जो सीरिया से सटा हुआ क्षेत्र है, उसके भी साथ नहीं। दूसरा दिखा रहे हैं कि हमारा हेजेमोनी, हम जो चाहेंगे वो होगा, मिडिल ईस्ट तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि हमारा है।
और इसलिए कि हम नेतन्याहू कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को मारेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, गाजा में तुम क्या कर रहे हो। और मतलब हद बदमाशी। ईरान में औरतों का जो आंदोलन चला था कुछ वर्ष पहले, जिसमें लाखों महिलाएं आई थी, हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन नेतन्याहू कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यानी गुंडागर्दी बनाम है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे मीटिंग चल रहे हैं, जिसमें अल्बानीज ने साफ कहा है कि चाहे वो गाजा के लिए हो, सीरिया के लिए हो, अब वह अपना अंतर्राष्ट्रीय महत्व और मानवता, जो यूनाइटेड नेशंस के जो यूएनआरडब्ल्यूए का जो है गाजा में, जिसको इजराइल ने बैन कर रखा है, उसके भी हेड ने कहा है कि मानवता ने जो आज तक अर्जित किया था वह खत्म हो रहा है। मैं कहूंगा वह खत्म हो चुका है। बिल्कुल आप सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। और ट्रंप महान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया शायद दुनिया के इतिहास में कभी देखने को न पहले मिला हो और आगे का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी अदालत में, और वहां पर अमेरिका का राजदूत माइक हक्काबी पहुंच गया। क्या करने गया था सर ये? हक्काबी मतलब जो भी तथाकथित रूप से एक चेहरा था कि राज्य और उसके जितने भी स्वतंत्र इकाइयां हैं, जैसे कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट, ये सब अलग अलग है, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। वो खंभे जो कहते हैं प्रजातंत्र के, स्तंभ, खंबा शब्द में ऐसे ही बोल दिया, जिसमें मीडिया है और जुडिशरी है जी। तो जो भी नकाब था वह बिल्कुल स्वाहा हो चुका है, कोई मायने नहीं बनता है। और इसके एम्बेसडर वहां पहुंच जाते हैं जहां की सुनवाई चल रही थी नेतन्याहू के खिलाफ। और यह सुनवाई जो है सो कोई उस समय का था, कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बड़ा पूंजीपति अमेरिका से इजराइल में आना चाह रहा था और उसके वीजा में कुछ लफड़ा आ रहा था, और उसका बंटवारा कौन कर रहा है, निपटारा कौन कर रहा है, तो वो नेतन्याहू जो है, उस समय के जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे जी, जॉन केरी, फॉरेन मिनिस्टर ही थे शायद, उनसे बातचीत चल रही है। उसका जो भंडा फूट गया उसके ऊपर चल रहा है, और इनको पैसा मिला है जो भी मिला है, और इसके लिए पहुंच जाते हैं। तो जज को लगा कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, ये सीक्रेट मीटिंग है और इसमें बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, और इनको बाहर निकलना पड़ता है। जबकि ये कहते हैं मैं जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, तुम कौन होते हो, ये तुम्हारा एम्बेसी है, तुम वहां तक लिमिटेड हो। एम्बेसी तुम्हारा स्वतंत्र देश का दूसरे देश में एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाया गया है ताकि हमारी पुलिस उस पर ना जाए। एज पर इंटरनेशनल लॉ वो भी खत्म हो चुका है, जो मर्जी आता जहां तक घुस जाता है। तो यहां पे ये जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जज के ऊपर दबाव डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के ऊपर, कि तुम ज्यादा चीप वो करोगे तो केवल हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जैसे सीजे क्या जो वर्ल्ड कोर्ट आईसीजे के जज के ऊपर खुलेआम धमकी दिया था आईडीएफ के मोसाद ने, उस तरह की ये धमकी दी जा रही कि भाई तुम करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आईसीसी के सभी जो कमीशन थे जो इजराइल में भी वो कर रहे थे खोजबीन, उन्होंने मजबूरी में सबने इस्तीफा दे दिया। तो यह खुलेआम दिखा रहा है कि भाई ट्रंप जो है वही महान है, बाकी लोग उसके चमचे हैं, चाहे वो किसी देश का हो। यदि कुछ आत्म स्वाभिमान अभी बचा हुआ है तो बताओ कि हम मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं जी। जेफरी एफस्टीन, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अमेरिका में जबरदस्त चर्चा चल रही है, हालांकि हम लोग उस पर खास तरीके से बात नहीं कर पाए, लेकिन बीच बीच में उससे जुड़ी कुछ खबरों पर जिक्र जरूर कर लेते हैं। एक और बड़ा अपडेट आया है, कोई प्रोसिक्यूटर हैं, उन पर कार्रवाई की गई इस मामले में। हाँ, ये जेफरी एपस्टीन जो है, ये तो कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि काफी ऐसे मतलब सूत्र मिले हैं जिससे लगता है कि इनकी हत्या कर दी गई है जेल में, क्योंकि ये जो था सो बेसिकली वैसे ही जैसे हमारे मुजफ्फरपुर कांड में हुआ और बाद में अंततः दबा दिया गया, जो लड़कियों का अनाथालय था उनके साथ दुर्व्यवहार, उनका सप्लाई भी किया जाता था, बेचारी को पता भी नहीं था क्या हो रहा है। ये भी इसी तरह का काम करते थे और बड़े स्तर पे करते थे, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े हेड, जहां तक कि ट्रंप की भी बात इन्होंने, एलॉन मस्क ने कहा कि वो भी उस लिस्ट में शामिल है, बड़ा सा लिस्ट बनाया हुआ था। वह हालांकि डाउट कुछ लोग कहते हैं कि क्या मोसाद ने करवाया था और लिस्ट बनाया था ताकि इनको जरूरत पड़ने पे इनको ब्लैकमेल किया जा सके। बड़े बड़े पोप भी फंसे हुए, सब फंसे हुए इसमें। और ये जो लिस्ट था, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इसका भंडा फोड़ूंगा, और जब सब खोजबीज हुआ तो उसको दबा देखने, नहीं बकवास, उसमें कुछ है नहीं। और ये जो थे यहाँ की जिसकी आप बात कर रहे हैं वह भी महिला थी, इसकी जो हेड थे, मॉरीन करके कुछ नाम है, जो भी है,
तो इन्होंने एक बंदे को, जो एप्स्टीन की जो साथ काम करती थी, उसको जेल में डलवाया, दूसरे को डलवाने वाली थी, लेकिन इनको हटा दिया गया कि भाई तुम बिना मतलब की कर रही हो, और कोई कारण नहीं बताया गया। पूरे अमेरिका में हंगामा मचा, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। और लोगों के दिमाग में इस तरह का जहर भरा हुआ है कि उनको लग रहा है कि अमेरिका ग्रेट अगेन बन रहा है, छोटी मोटी चीजों पर क्यों ध्यान देना है। जब उनको ये नहीं पता है कि सर उठा के भले ही चांद देख रहे हो, नीचे उनके पैर में बेड़ियां बंधी हुई हैं, और वह बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, वह गुलाम बन चुके हैं, शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी, दोनों तरीके से। जी। आपने बिल्कुल सही लाइन इस्तेमाल की, क्योंकि जिनको भुगतना पड़ रहा है उन वो जो है भक्त बने हुए हैं। एक ऑटो वाले के साथ मैं सफर कर रहा था, एक ऑटो में सफर कर रहा था, मैंने कहा सड़क टूटी हुई है, सारे दिन तो गुजरता होगा। तो कहने लगा पहली सरकारों को तो देख लो। यानी वो इसमें भी अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।